नर्मदेहर अपने इस अभियान में महासभा अध्यक्ष के प्रत्याशी श्री विजय बड़ोले जी के साथ मंडलेश्वर में है। जानते हैं विजय बड़ोले जी से समाज में जो परिवर्तन का दौर है, जो युवा लोग परिवर्तन देख रहे हैं, जो स्वजन परिवर्तन चाह रहे हैं, वो परिवर्तन कैसे मिलेगा और क्या विज़न है समाज को आगे गतिमान रखने के लिए। मिलते हैं विजय बड़ोले जी से। दादा, नर्मदेहर एक बड़ी अच्छी समाज के लिए सूचना है कि आपके जैसा ऊर्जावान व्यक्तित्व इस उम्र में बाईपास सर्जरी होने के बाद भी समाज सेवा में बड़ी सक्रियता के साथ लगा हुआ है और महासभा अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी नामांकित है, जो आपकी मंडलेश्वर इकाई ने किया है। इतने वर्षों की समाज सेवा के बाद जो आपके मन में विचार है वो भी आपसे जानूंगा। क्या परिवर्तन समाज में होने चाहिए, क्या समाज चाह रहा था, वो भी आपसे जानूंगा। शुरुआत करते हैं आपके परिचय से, तो आप एक संक्षिप्त में परिचय दें और उसके बाद ये परिवर्तन या ये विचार कैसे आया कि मैं महासभा अध्यक्ष बनूं और कुछ परिवर्तन करूं। नर्मदेहर, सर्वप्रथम मैं हम सबकी आराध्या माँ नर्मदा को प्रणाम करता हूँ। नामदेव ब्राह्मण समाज मंडलेश्वर और अखिल भारतीय नामदेव ब्राह्मण समाज महासभा की जाजम को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे पूर्व में मंडलेश्वर इकाई से स्वर्गीय श्री बाबूराव जी पटवारी प्रथम महासभा अध्यक्ष मंडलेश्वर इकाई से, डॉक्टर डोंगरे साहब, आरसी डोंगरे साहब दूसरे महासभा अध्यक्ष, श्रीमती कुसुमलता शर्मा मैडम महिला महासभा अध्यक्ष, डॉक्टर रमेश चंद्र उपाध्याय युवा महासभा अध्यक्ष और वर्तमान में अभी पिछली कार्यकारिणी में भाई विश्वदीप महोदय। इस तरह से इस ऊर्जावान भूमि ने 5-5 महासभा अध्यक्ष दिए हैं। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और नर्मदा प्रखर की टीम आदरणीय शैलेश पारे साहब, अक्षय बड़ोले जी और मेरे साथ यहाँ विनोद टेमले जी बैठे हैं, उनका, मेरी इकाई के अध्यक्ष महोदय श्री बालकृष्ण जी पाटीदार साहब, बालकृष्ण डोंगरे साहब, और साथ ही मेरे युवा साथी चैतन्य पटवारी जी बैठे हैं। आप सबको भी सादर अभिवादन करता हूँ। ऐसा कहते हैं कि पुनर्जन्म का प्रभाव कहीं न कहीं पीढ़ियों के बाद देखने को मिलता है। विगत नवरात्र में हम सब परिवार, हमारे परंपरा से चले आ रहा है, माता जी दे करके गई है वरदान कि हम सब भीगे कपड़ों में नर्मदा जी जाते हैं। महिलाएं सब भीगे कपड़ों में नैवेद्य बनाती है महाअष्टमी के दिन, और हम सब पूजन करके थाली में, एक थाली में पुरुष महिलाएं, एक थाली में पुरुष, इस तरह से नैवेद्य पाते हैं और माता जी की आराधना करते हैं। हमारी रेणुका माता हमारी कुलदेवी हैं, परशुराम जी की माता और जमदाग्नि जी की पत्नी वो मेरी कुलदेवी है। और खरगोन के पास में रेणुका मंदिर है, हम लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने। कुछ वहाँ से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली। महासभा अध्यक्ष के लिए प्रेरणा का सूत्र मुझे कहीं ज्ञात होता है कि महासभा जो सबसे प्रथम महासभा अध्यक्ष महोदय पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी हुए, उनसे लेकर के यानी 100 साल पहले 3 और 4 अप्रैल 1920 को जो खंडवा में प्रथम महासभा अध्यक्ष बने थे, उनकी इकलौती एक सुपुत्री, जिसके लिए उस समय के वो प्रकांड विद्वान थे और वो चाहते थे कि मुझे किसी तरह से कोई शास्त्री उपाधि प्राप्त, कोई प्रकांड ब्राह्मण ऐसा मिले जिससे मैं मेरी बेटी की शादी करूं। और मैं विजय कुमार बड़ोले, खरगोन के 4-6 किलोमीटर आगे एक टेमला करके गांव है, वहाँ से आता हूँ मूल। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की जो इकलौती बेटी है, वो मेरे पूर्वज टेमला के निवासी बड़ोले परिवार से, भारद्वाज गोत्र से, और वर्तमान वो उस समय प्रकांड थे, बनारस से उन्होंने किसी तरह का कोई पांडित्य ग्रहण किया था और उस समय होलकर स्टेट में उनको शास्त्री की उपाधि दी गई थी।
कुल मिलाकर के मेरी जो कंसेप्ट बनती है वो ये है कि मेरी भावना जो महासभा अध्यक्ष बनने की प्रेरणा मिली, उसमें निश्चित ही दूध का भी और खून का भी दोनों असर मुझे कहीं ना कहीं नज़र आया। ऐसा करने की प्रेरणा सिर्फ इस बात से हुई कि विगत 12 अक्टूबर को जब जूम मीटिंग हुई और 16 अक्टूबर को महासभा भंग हो गई, सारी इकाइयां भंग हो गई। उस जूम मीटिंग में निर्णय हुआ था कि अमिताभ उपाध्याय जी मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे, 2 उनके सहायक चुनाव अधिकारी होंगे और एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात भी हुई थी। उसको उस समय में वहाँ उसका कुछ विरोध भी हुआ, कुछ हुआ। इस बात में लगभग सारी 3600 इकाइयों ने उस दिन तो विरोध ही दर्ज किया था। हमारे एकमात्र संरक्षक महोदय श्री माननीय राजेश डोंगरे साहब उस समय जूम मीटिंग में जुड़े थे। उन्होंने अपनी ये बात फिर रखी सबके बीच में कि बोले भाई ऐसा नहीं है, संविधान का काम मनमाना चल रहा है और ये 4 साल का पहले कार्यकाल हो गया, अभी 6 महीने पहले इसने भंग हो जानी थी, लेकिन ये एक्सटेंड होकर के गई है। बोले ऐसा नहीं है, एक तदर्थ समिति बनेगी और तदर्थ समिति जो अगला निर्णय लेगी वही आगे कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त करेगी और सारी प्रक्रिया भी तय करेगी। कुछ इस बात पर वो जाके वो मीटिंग समाप्त हो गई और उस दिन वो जो लिंगरिंग प्रक्रिया हुई इकाइयों की, उसने सारे समाज को कहीं ना कहीं भ्रम में रखा। एक विवादित स्थितियां पैदा होने लगी। कैसे कि जैसे पिछली महासभा ने जो संविधान रजिस्टर करवाया था उसकी प्रति मुख्य चुनाव अधिकारी माननीय अमिताभ उपाध्याय जी के हाथ में दी और ये कि आप इस तरीके से चुनाव कराएं। वो निर्दोष है, उनका कहीं कोई उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं था। उन्होंने संविधान की कॉपी में जो लिखा था उसके हिसाब से प्रक्रिया शुरू करी। उसमें यह था कि 50 रुपये का हर एक इकाई में एक सदस्य बने और वो इकाई अध्यक्ष का निर्वाचन करे और इकाई अध्यक्ष फिर महासभा अध्यक्ष का निर्वाचन करे। प्रक्रिया अपने आप में बिल्कुल साफ सुथरी थी। लेकिन इसके पूर्व तक जो महासभा की सदस्यता को लेकर के जो बातें थी वो बड़ी विवादित हुई थी या अपूर्ण थी कह लें। उसमें क्या था कि कई इकाइयों में रसीद कट्टे अभी भी पड़े हैं या कहीं से जमा हो गए, कहीं से राशि आई कि नहीं, सबकी रसीदें बनी कि नहीं बनी, इस तरह के उसमें एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी और नतीजा ये होने लगा कि इकाइयों में छोटे छोटे विवाद और झगड़े पैदा होने लगे कि वो वहाँ के इकाई अध्यक्षों से वो, क्योंकि सब सारे अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, उनसे मांगने लगे कि लाओ रसीद कट्टे दो, तुमने कितने बनाए, सदस्यों की संख्या दो, जो नहीं बने उनकी संख्या दो। इस तरह से वो चीज़ें प्रपंच में आने लगी। ये सारी चीज़ें देखते 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 और आप ये मानिए कि लगभग 12 अक्टूबर से लगा करके 10 जनवरी तक वो स्थिति बनी रही और नतीजे ऐसे आने लगे कि ऐसा न हो कि आगे आने वाली महासभा के पहले हर इकाई में 2 टुकड़े हो जाए। कुछ मेरी जो पिछले जो भी मेरा समय की समाज सेवा रही उसमें एक पीड़ा उठी मेरे दिल में कि कम से कम जैसे उस दिन घोषणा हुई थी भाई एक तदर्थ समिति बनेगी और उसके अध्यक्ष जो है उसका क्रियान्वयन करेंगे, चुनाव अगला क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, कम से कम वो तो बने। और इस चीज़ के लिए मैंने ये उस दिन संकल्प उठाया कि मैं मेरे चारों संरक्षक महोदय को एक जगह बिठा करके उनसे इस बात के लिए कम से कम निर्णय करवाऊँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं प्रयास करूँ कि वो महासभा को कोई दिशा दे, तदर्थ समिति बनाए, आगे निर्वाचन आयोग को कुछ निर्देश दे और ये इकाइयों में जो जिस तरह से भ्रम की और फसाद की स्थिति पैदा हो रही, इसको कोई दिशा निर्देश मिले। इस उद्देश्य को लेकर के 17 जनवरी को बड़वानी में संरक्षक गणों की एक बैठक हुई। ये जो विचार आया, अब आप प्रत्याशी हो गए हैं जी, कैसे परिवर्तन होगा इस संविधान में? क्योंकि संविधान में अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, तो वो खामियों को कैसे दूर करने का क्या प्लानिंग है? कुछ आपने ऐसा एजेंडा बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, मैंने ये बनाया है। मैंने शुरुआत की है परसों 7 तारीख को बिजासणी माता सेंधवा में अपना शुभारंभ किया। मैं उसको प्रचार अभियान नहीं कहूँगा, मैं समाज से मिलन अभियान कहूँगा मेरा। और सबसे पहले उस मिलन अभियान में मैं सेंधवा पहुँचा, माँ से आशीर्वाद लिया और मैंने वहाँ के अलावा मैंने 6-7 इकाइयों से अभी और संपर्क दौरे के लिए किया है। मैंने उनसे ये कहा है कि आपको जैसी सुविधा हो, आप कार्यकारिणी को बुलाएं, आप 8 वोटर्स को बुलाएं या आप पूरे समाज को बुलाएं। मेरी ये भावना है कि मैं समाज से मिलूं
एक माला आप केवल खरीद करके लाएंगे। आपके खुद के अध्यक्ष, मैं और मेरे साथ जो मेरे अध्यक्ष होंगे, हम माँ नर्मदा को माला समर्पित करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद हमारी नर्मदाष्टक के साथ हमारी मीटिंग प्रारंभ होगी। मीटिंग में मैं अपनी तरफ से कोई ज्ञान या कोई प्रवचन या कोई शिक्षा नहीं दूंगा। मुझे मालूम है हर इकाई में मुझसे ज़्यादा और समझदार और ज्ञानवान लोग हैं। मेरा ये है कि सारी जो बैठी हुई पब्लिक है उसमें युवा, महिलाएं और बड़े पुरुष जो बैठे हैं वो पहले अपनी अपनी समस्या रखेंगे। और समस्या से मेरा आशय ये है कि महासभा से उनकी पहले क्या अपेक्षा थी, क्या है और क्या रहेगी। नहीं, भविष्य के लिए अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती है, पर वर्तमान में जो समस्या देख रहे हैं आप, संविधान को लेकर जो आपने कहा, इसको लेकर परिवर्तन का क्या विजन है और भविष्य में हम समाज में और क्या युवाओं के लिए परिवर्तन दे सकते हैं, ऐसा कुछ? वही उसी तरफ जा रहा हूँ मैं आपसे। मैंने उनसे ये निवेदन किया, मेरे साथ में एक मेरे सचिव चलते हैं साथ में, हमारी समाज की इकाई के, एक प्रस्ताव रजिस्टर में साथ में लेकर चल रहा हूँ। वो जो बातें रखते हैं उनका यदि मैं वहाँ पर कोई समाधान कर पाता हूँ, सबसे अंत में मैं बोलता हूँ, और यदि समाधान होता है तो ठीक है, वरना वो प्रस्ताव नोट किए हुए हैं। सारी इकाइयों में मेरे भ्रमण के पश्चात उसमें से क्रीम जो प्रस्ताव रहेंगे उनको अखिल भारतीय महासभा के सम्मेलन में जो खुला अधिवेशन होगा उसको जनता के बीच में रखा जाएगा, और जनता जिसका अनुमोदन कर देगी ध्वनि मत से, वो प्रस्ताव दूसरे दिन से क्रियान्वित शुरू हो जाएंगे। ये मेरी योजना है। मतलब ये सारी चीजें जो अभी अटकी हुई हैं, जिनमें परिवर्तन के आसार हैं, वो आम सभा के माध्यम से आप उनको क्रियान्वित करेंगे, जो भी समाज स्वीकार करेगा। उसके बाद भी एक अस्वीकार्यता का भाव होता है लोगों में, जो उस समय नहीं पर कुछ समय बाद दबे स्वर निकलती है। तो ये तो लंबी चलने वाली प्रोसेस हुई, हम तुरंत कैसे स्टेप करेंगे? तुरंत स्टेप के लिए भाई जनता के बीच तो जाना ही पड़ेगा। अगर मैं ये कह दूं कि फलाना, एक उदाहरण के तौर पर मैंने एक सुना, एक इंटरव्यू, उसमें ये सुना कि उन्होंने कहा कि भाई मैं जैसे महासभा अध्यक्ष बना तो मैं शिवनी मालवा को इकाई घोषित कर दूंगा। मेरी चिंता ये नहीं है। मेरी चिंता ये है कि शिवनी मालवा इकाई ऑलरेडी पहले से थी, उसको वोटिंग का पावर कैसे गया, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भी सुना था कि पिछले कार्यकाल में, पिछले चुनाव में, आदरणीय सुभाष महोदय जी वाले पिछले चुनाव 2016 में 2 वोट होशंगाबाद इकाई के और 2 वोट शिवनी मालवा के थे, ये भी थी। उस प्रक्रिया में इस बार की इसमें शिवनी मालवा पूरी तरह कैसे बाहर है, ये मेरी चिंता है। ऐसे और भी कई जगहों पर इकाइयों में इसके साथ इस तरीके से कुछ हुआ है। उन चीज़ों का निदान हम, अगर मेरा ऑर्डर कर देने से हो जाता होगा तो फिर समाज में महासम्मेलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर संविधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकाइयों का परिसीमन एक बड़ी समस्या है, उसके लिए भी कोई विजनरी डॉक्यूमेंट है? जी, उसका ये है कि जैसे हमारी महासभा का अधिवेशन शुरू होता है, मैंने 2-3-4 चीज़ें तय करके रखी है। एक स्थायी जनगणना आयोग की नियुक्ति हमेशा रहेगा महासभा के साथ। अध्यक्ष उसका पदेन रहेगा जो महासभा के कार्यकाल के साथ बदलता रहेगा। एक स्थायी निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जिसमें पदेन निर्वाचन आयुक्त रहेंगे, महासभा के साथ कार्यकाल से व्यक्ति बदलते रहेंगे, संस्था रहेगी। और इसी तरह से कोष का ये हमने अभी तक क्या हुआ है कि कोषाध्यक्ष बना करके नियुक्त करके और उनको छोड़ा है। मेरे इसमें कोषाध्यक्ष जो है वो केवल जमा करने और चेक देने का काम करेगा। बहुत अच्छा है, स्थायी निर्वाचन आयोग हो, स्थायी जनगणना आयोग हो, पर वो जो कोष वाली बात आपने कही है, इनके ऊपर खर्चा कहाँ से आएगा? मैं बताऊँ ना, ये कोई पेमेंट करने वाली संस्थाएं तो होगी नहीं, ये सब निःशुल्क सेवा करने वाले लोग होंगे। पैसा तो लगता है ना इन कामों में, जनगणना करनी है तो इकाइयाँ ही खर्च इकट्ठा करेगी और इकाइयाँ खर्च करेगी। चुनाव आयोग को चलाना है, अभी भी अगर वर्तमान चुनाव आयोग से पूछें तो वो भी शायद जेब से बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं, जानकारी में मेरी। अब इस चीज़ों को तो ये है कि अगर महासभा के पास पहले से फंड है तो उनको उसका पेमेंट करना चाहिए, और यदि नहीं है तो आने वाले जो महासभा अध्यक्ष होंगे वो इस वित्त की व्यवस्था करेंगे। उसी की तरफ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि केवल कोषाध्यक्ष नियुक्त करके मैं नहीं बरी होने वाला। मैंने ये अपने विज़न में लिखा है, आपने देखा होगा मैंने जो विज़न प्रस्तुत किया है उसमें ये है कि हम एक वित्तीय प्रबंधन समिति अलग से नियुक्त करेंगे।
उसका भी एक प्रमुख व्यक्ति बनाया जाएगा और कम से कम 5, 7, 10, 11 जो भी सबकी सर्वानुमति होगी, वो कमेटी जो है पूरी ऐसी समस्याओं की जहाँ जहाँ धन की आवश्यकता होती है, अपंग बच्चा है, असहाय बच्चा है, बीमार महिला है, पीड़ित बच्ची है, उसका इलाज कराना है या शिक्षा के लिए देना है, इन सारी चीज़ों का वो वित्तीय प्रबंधन कमेटी निर्णय करेगी और फिर कोषाध्यक्ष उसको चेक रिलीज करेंगे। पेमेंट कोई सा भी बिना चेक से रिलीज नहीं होगा। मतलब भारत शासन के तहत जो चलने वाली योजनाएं हैं हम महासभा में लाएंगे। बहुत अच्छा भी है कि ऐसी नीतियों को जब हम समाज में लागू करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा समाज को बेहतर। युवाओं में बेरोजगारी की समस्या जो है उसके लिए भी कोई नए प्रावधान ऐसे ऐड किए जाएंगे कि हम युवाओं को कैसे रोजगार दें? जी, मेरी सोच में ये है, पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि जैसे कहता है ना कि बी करने का सिस्टम शुरू हुआ। बच्चे 12वीं अच्छी टॉप पोजीशन में आने के बाद भी उन्होंने कहा बी में एडमिशन लेना है, अगर मिला अच्छे कॉलेज में ढूंढेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फीस देंगे। जो बी करने लगे तो बी करते करते आज बी की हालत हो गई कि वो बीए जैसा हो गया है। माने उसका कंपटीशन जनरल में क्या, सभी कैटेगरीज में। सिर्फ ये कहने के लिए मेरा बेटा इंजीनियर है या मेरी बेटी इंजीनियर है, हमने बी करा लिया, लेकिन उसके नाम से हमको रोजगार कुछ नहीं मिल पाया। 2 चीज़ें मेरे दिमाग में उसके लिए है। यदि बहुत ज़्यादा बच्चे मेहनत नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते, तो मेरा ऐसा सोचना है कि उनको बजाय बी कराने के पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या ITI, उसमें सारे ट्रेड्स खुले हैं, उन ट्रेड्स में जाए। ये रोजगार मूलक है। आपने छोटा सा फीटर का भी कोर्स कर लिया साल भर में, 2 साल में, तो आप दूसरे दिन से काम से लग जाएंगे। पर वो रोजगार मूलक काम करने के बाद एक वो चाहिए फंड आपको उसको स्थापित करने के लिए। क्या समाज वो फंड भी अवेल कराएगा? मैंने बताया है मेरे विज़न में ये कि मैं कम से कम प्रारंभिक तौर पर, मेरी नज़र में जब महासभा का अधिवेशन होगा तो मैं आपको नाम से 500 लोग ऐसे गिना सकता हूँ, 200 लोग गिना सकता हूँ जो 1-1 लाख रुपया जीवन भर में पहली बार और आखिरी बार आपको चेक दे सकेंगे। वो फंड जो इकट्ठा होगा उसके इंटरेस्ट में या फिर बच्चों को उसमें लोन देने का सिस्टम रहेगा कि भाई आप ब्याज न दें या ब्याज कम दें, लेकिन जब आप रोजगार पाने लगें तो इस पैसे को वापस रिफंड जमा करें। ऐसा मेरा विज़न है। दूसरी एक और युवाओं के लिए जो मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसा बना के रखा है कि हम जब चले हैं भेड़ चाल में बी की तरफ, आज पूरी इंस्टीट्यूशन में, पूरे इंडिया में, MP में भी जो एकेडमिक एजुकेशन है उसकी नितांत कमी हो गई है। मेरा ऐसा युवकों से, युवतियों से ये आग्रह है कि यदि आप फिर से BSc, MSc, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और स्पेशल सब्जेक्ट्स में मेरिटोरियस मार्क्स के साथ करते हैं तो वो दिन वापस लौट के आएंगे जब भारत गुरु बनेगा। शिक्षक रहे हैं आप, शिक्षक के पद से रिटायर्ड हुए हैं। बच्चों में शिक्षा के प्रति और क्या जागरूकता होनी चाहिए? क्या शिक्षा को कैसे और विकसित किया जाए समाज में? हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का एक अभाव आज भी है। हम जरूर 100% साक्षर हैं, पर कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, तो उनके शिक्षा के लिए भी कोई ऐसे प्रावधान रहेंगे? मैंने अपनी विज़न में ये लिखा है कि जैसे ही महासभा शुरू होती है, उसका कार्यकाल शुरू होता है, कि या तो विधानसभा वार 50 रुपये की सदस्यता अभियान तो सबसे पहले शुरू की जानी है। पर पर्सन या पर फैमिली? 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति। कुछ परिवार ऐसे भी हो सकते हैं जिन पे 5 सदस्य और 250 रुपये देने की सक्षमता नहीं हो, तो संभव है कि वो इकाई अध्यक्ष उसकी पूर्ति कर दे या और कोई सक्षम साथी उसी इकाई में से। ज्यादा परिवार एक इकाई में हुए तो कौन करेगा? उसकी व्यवस्था की जा सकती है। ये कंट्रोवर्सी यहीं पे है, हम कैसे व्यवस्था करेंगे? फिर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा परिवार अपने आप को बोलेंगे साहब मैं 50 रुपया पर पर्सन नहीं दे सकता हूं, तो व्यवस्था हमको सिर्फ सिस्टम में जोड़ने के लिए अगर 50 रुपए लेने हैं तो 50 रुपए परिवार भी आप सोच सकते हैं। मैं इसमें दूसरा मेरा दृष्टिकोण है, इसको उसमें जोड़ने के लिए 50 रुपये नहीं है। अभी आपने देखा होगा, मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की जो योजना चल रही है उसमें समर्पण निधि का प्रावधान चल रहा है। गरीब झोपड़े वाले भी जाकर के उसमें 100 रुपये की रसीद कटा रहे हैं। उनसे 100 है तो 100 है, 900 रुपये बंदों ने जिन्होंने जो लेने जा रहे हैं
उन्होंने मिला के उसको 1000 रुपये एक खिला बनाई है। ये एक होम है, समाज का एक आहुत यज्ञ है, और इसमें हम 50 रुपये की हमको समर्पण करना होगा। ये केवल जोड़ने भर की बात नहीं है, इसमें आपको सब परिवार का, समाज का सदस्य होने का एक स्वाभिमान जागृत होना है, और वो स्वाभिमान जागृत होगा। आदमी अगर एक ईंट लगा करके अपना कह सकता है ये मेरा मंदिर है, अगर वो 50 रुपये दे करके कह सकता है कि मैं नामनी स्वाभिमान की बातें हमारी समाज में बहुत अच्छी होती हैं, बड़ा स्वाभिमानी समाज है, पर हम माँ नर्मदा के प्रति सिर्फ एक उपयोग नाम का जो है कि हम नार्मदीय हैं, हम माँ नर्मदा के प्रति अपना स्वाभिमान नहीं दिखा पा रहे हैं। कहाँ हमसे मिस्टेक हो रही है? भाई देखिए, मेरी सोच ऐसी है कि नर्मदा से लगे हुए जो 3 मुख्य क्षेत्र हैं, हरदा, खंडवा और खरगोन जिले, यहाँ से एजुकेशन के माध्यम से नौकरियों के लिए तमाम लोग यहाँ से उठ करके भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या और बड़े शहरों में जा करके बसे हैं। कहीं ना कहीं नर्मदा जी से दूर तो हुए वो। बड़े शहरों में हम सब जानते हैं कि बड़ी आपाधापी की ज़िंदगी है, और उस आपाधापी की ज़िंदगी में हम अपनी नर्मदा माँ से कटते जा रहे हैं। उन बच्चों में हमको कम से कम, अभी मैं बताना चाहूँगा कि मैंने नर्मदा अष्टक के 1000 पॉकेट डायरीज छपवाई है, कल आ जाएंगी वो मेरे पास। मैं जहाँ जाऊँगा या सम्मेलन में जाऊँगा या शताब्दी समारोह में जाऊँगा, नर्मदा अष्टक के पाठ और 1000-2000 छपा करके सारे लोगों में मैं चाहता हूँ कि उनको वितरित करें। उसमें नर्मदा अष्टक का पाठ है और एक तरफ नर्मदा जी की आरती है। कम से कम हम नहीं, हमारे मंच को सुशोभित करने वाले लोगों को तो नर्मदा अष्टक का पाठ आना चाहिए ना, नर्मदा जी की आरती आनी चाहिए ना, गणेश जी की वंदना आनी चाहिए ना। उस मंच से अगर वो कर दे, अगर वहाँ से प्रवाह निकलता है तो जनता के बीच जाएगा ना। अगर हम टेप में बजाएंगे नर्मदा अष्टक और ताली बजाएंगे तो नर्मदा अष्टक घर तक कैसे जाएगा? पर हमारी भावना केवल मंच पे आसीन रह गई। फिर आपके इस उत्तर में हम माँ नर्मदा के तट तक पहुँच ही नहीं पाए। नहीं, नर्मदा के तट पर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो नर्मदा की गोद में रहता हूँ। आपसे मैंने कहा है कि मैं नित्य उठ करके पहले आधा घंटा मोबाइल घर रख जाता हूँ, आधा घंटा जाके माँ की गोदी में बैठता हूँ, और मेरी जो भी प्रक्रिया है, मेरा जो जीवन है और मेरी जो कार्य करने की शैली है, उसकी सारी प्रेरणा मुझे वहाँ से मिलती है। उसी के अनुसार मैं अपना जीवन आगे व्यतीत कर रहा हूँ। मेरी जो ऊर्जा दिख रही है आपको, 69वां साल चल रहा है, ये ऊर्जा और किसी की देन नहीं। मैं सिर्फ सादी हरी सब्जी और रोटी खाता हूँ, लेकिन बाकी की सारी ऊर्जा उसके जल की, उसकी भूमि की, उसकी आबो हवा की और उसके प्रताप की है। ये अपने इस चुनावी अभियान में आपने, मैंने देखा है, एक घोषणा पत्र भी बनाया हुआ है जिसमें आपने वचन पत्र नाम दिया है। उस वचन पत्र के कुछ मुख्य अंश आप अगर स्वजनों को बता पाएं कि मैं वास्तव में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट 27 हैं और 27 तक पहुंचने में हमें देर लगेगी। आप मुख्य पॉइंट्स जो हैं आप बताएं। सबसे पहले मैंने इसमें अपनी चीज़ लिखी है कि पहली स्टेप में मेरा ये प्रयास रहेगा, इंदौर, भोपाल, खंडवा, हरदा और खरगोन 1,500 हज़ार 2-2 हज़ार घर हैं और 4 केवल वोटर प्रतिनिधि हैं। पहली स्टेप में, प्रथम चरण में ये चाहूँगा कि जिनको भी 50 रुपये के सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, वो अपना खुद एरिया बनाएंगे। वहाँ पर विधानसभा वार या वार्ड वार एरिया बने हुए हैं, परिसीमन है उनका, वो सदस्य बनाएंगे और कम से कम पहली स्टेप में 200 परिवार या 1000 की जनसंख्या, इन सभी जगह पर इस इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। बेशक हमको लगता है कि इससे ज़्यादा और कम घरों की बनना चाहिए, तो उनको हम उप इकाई में परिवर्तित कर सकते हैं। इनको हम जो जितनी अधिकतम, बड़े शहरों में भी अधिकतम 5 से ज़्यादा इकाई ना बन पाए, और ज़्यादा दिक्कत आती होगी तो उसकी उप इकाई बनाई जा सकती है। तो प्रत्येक इकाई में ऐसे 4-4 वोटर उनको मिलेंगे और उप इकाई में भी 2 दिए जा सकते हैं। और परिसीमन की एक समस्या आप खत्म करने वाले हैं अपने घोषणा पत्र के अनुसार। अगर आप विधानसभा बार इकाइयां बनाएंगे जी, तो परिसीमन की एक बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी जी। दूसरा, आपने इसमें लिखा है गुरु गादी संस्थान, ट्रस्ट और धर्मशाला के बारे में जी।
तो उनको कैसे हम एक समाज के एक सूत्र में पिरोने का वो है आपका? मैं निवेदन करूं आपसे, अभी जब अपन उठेंगे मैं बताऊंगा, सामने से चढ़ाव में से आगे एक रूम है, किचन लेट बाथ अटैच, 2 पलंग बिछे हुए, मैंने किराए पर नहीं दिए हैं उनको। मैं माँ रेवा की मेरे कार्यकाल नहीं, यदि अगली महासभा में और भी कोई न कोई व्यक्ति भी बैठेंगे और उसका अस्थायी कार्यालय में उपयोग करेंगे तो कमरा उनको समर्पित रहेगा। मेरी ओर से एक टॉप का लैपटॉप, एक प्रिंटर और एक प्रतिदिन 3 से 5 2 घंटे बैठने वाला एक बंदा, उसका मानदेय, ये मेरी ओर से महासभा को क्या माता जी के चरणों में अर्पित रहेगा, निःशुल्क रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है ये पिछले 100 सालों का अपडेट उसमें डलेगी, ताकि एक क्लिक में आपको ये जानकारी है, आप जो चाहे उसको 1 मिनट में मिल जाए। मैंने ये भी लिखा है कि उस स्थान पर, उस रूम में कभी भी कोई भी आगंतुक बंधु, जैसे आप आए हैं और आज ये भैया सवेरे नर्मदा स्नान करके जाएंगे। 27 आपने जो इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं जी, वो 27 में सबसे लास्ट वाला सारी सुविधाएं और सम्मान, मतलब मंचमाला माइक से दूर, कैसे होंगे कार्यक्रम? मैंने मुहूर्त में बताया कि सेंधवा इकाई में मैं गया, जाने से पहले जो वहाँ इकाई अध्यक्ष महोदय थे उनको यहीं से मैंने ये फ़ोन करके किया, कोई माला ना लाएं, 1 माला लाएं, माँ नर्मदा को हम चढ़ाएंगे। एक चीज़ मैंने कहा, किसी तरह के भोजन नाश्ते की व्यवस्था आप ना करें, खर्च ना करें, क्योंकि सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, आप सबकी जाजम बिछाते हैं, ये बहुत। और तीसरा ये है कि मैं मेरे विचार आपको नहीं दूंगा, आप अपने विचार मुझे दीजिए, मैं प्रस्ताव रजिस्टर लेके चल रहा हूँ, जो ग्राह्य है उनको उसमें नोट करते जा रहे हैं, आपकी सिग्नेचर है। मैं चाहूँगा कि महासभा जिस दिन ओपन होगी उसके खुले अधिवेशन में आपकी जो जटिल समस्याएं हैं, जो मुझसे नहीं सॉल्व हो सकती है, वो जनता के बीच रखूँगा, उसका अनुमोदन लूँगा और क्रियान्वयन करूँगा। बहुत बढ़िया दादा, आपके 27 पॉइंट्स का जो सार है वो ये निकला है कि मैं जनता के बीच उपस्थित रहकर स्वजनों के काम करूँगा। अब अगर चलते चलते कोई मैसेज आप स्वजनों को देना चाहें, आपके वोटर्स को देना चाहें, क्योंकि ये राज्यसभा वाली स्थिति है हमारे यहाँ चुनाव की, उसमें बड़े सिलेक्टेड वोटर्स होते हैं, तो अगर आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें तो। देखिए, मेरे सामने जो प्रत्याशी है मुझसे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। मेरे पास एक शिक्षक आदमी हूँ, आपने पहले बता दिया कि राष्ट्रपति पुरस्कार है, ये अति यानी उत्साह और उच्च कोटि की सेवाओं के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे पुरस्कृत किया उस काम के लिए। उन सेवाओं को मेरे रिटायरमेंट के पश्चात मैं अपने समाज को समर्पित कर देना चाहता हूँ। और मेरा ये 7वां साल चल रहा है रिटायरमेंट का, मेरे पास अब कोई लायबिलिटी नहीं है, सारी लायबिलिटीज़ हो चुकी हैं, बच्चे योग्य हैं, आगे का संसार वो चलाएंगे। मेरा तन मन और धन बचा हुआ बाईपास सर्जरी के बाद बोनस लाइफ, ये बोनस लाइफ में मेरी माँ नर्मदा को और मेरे नामदेव ब्राह्मण समाज के संगठन को समर्पित करने की भावना रखता हूँ। और एक शेर के साथ मेरी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि न माझी न रहबर न हक में हवाएं, न माझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफ़र है, अलग ही मज़ा है फ़कीरी का अपनी, न पाने की चिंता न खोने का डर है। काले घने बाल जो देते हैं आपके व्यक्तित्व को एक नया निखार। अपने बालों को बनाएं घने चमकदार केशोस हर्बल हेयर ऑयल से। केशोस हर्बल हेयर ऑयल जो पूर्णतः प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित है, जिसमें है आंवला, काले घने लंबे बालों के लिए नीम, रूसी और फंगस इन्फेक्शन को रखे दूर, शंख पुष्पी बालों को जड़ से मजबूत कर झड़ना रोकता है, मेहंदी बालों को कंडीशनिंग कर कुदरती चमक प्रदान करती है। तो आज ही अपनाइए केशोस हर्बल हेयर ऑयल।